प्यारे बच्चों, आज हम लोग कृतिका से दूसरा पाठ कथाकार कमलेश्वर की सुप्रसिद्ध कहानी जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने जा रहे हैं। तो इस कहानी में प्रवेश करने से पहले तीन बातें जाननी जरूरी हैं। एक तो कुछ बातें कथाकार कमलेश्वर और उनके जीवन के बारे में। दूसरी बात, कथा के मुख्य जो किरदार हैं, जो बैकग्राउंड में चलते हैं, जॉर्ज पंचम के बारे में। और तीसरी बात कि इस कहानी की भावभूमि, इसका कंटेंट, क्योंकि कहानी जितनी प्रत्यक्ष रूप से चलती है उससे कहीं ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से चलती है। यानी कि जो कहानी में बातें हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा बातें बिना कहे कहने की कोशिश, यानी हमारी समझ के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर हमको इशारा देके कमलेश्वर जी कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम प्राथमिकता देते हुए, जिसने इस कहानी को रचा, जिसने हमको ये सोच पर ध्यान डाला, कमलेश्वर जी के बारे में। कमलेश्वर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी कथाकार हैं। बच्चों, इनका जन्म सन 1932 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है मैनपुरी, जहां से सांसद हमारे मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के हैं अभी, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 2007 में, यानी आज से करीब 13 साल पहले, फरीदाबाद, जो एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का एक जिला है, वहां हुई। इनके जो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तो इन्होंने न सिर्फ उपन्यास लिखे बल्कि बहुत सारी कहानियां लिखी और फिल्मों की पटकथा, फिल्मों मतलब जो फिल्मों जिन कहानियों पर फिल्म बनती है, तो जो फिल्म के लिए कहानी लिखी जाती है उसे पटकथा कहते हैं, अंग्रेजी में स्क्रीन प्ले कहते हैं। इन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी। इन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान के श्रेणी में पद्म भूषण मिला। फिल्म के स्क्रीन राइटर के रूप में इनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इनके प्रसिद्ध उपन्यास कितने पाकिस्तान पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने कुल 12 उपन्यास लिखे और 17 कहानी संग्रह लिखे। तो एक पैरेलल रूप से ये एक तरफ फिल्मों के लिए इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं कर रहे थे, चंद्रकांता जैसा धारावाहिक लिख रहे थे, रजनीगंधा जैसी कहानी का स्क्रीन प्ले, मासूम, मौसम, तमाम, राम बलराम, बहुत सारी कहानियों की, फिल्मों की इन्होंने कहानियां लिखी। दूसरी ओर ये समानांतर साहित्य की रचना कर रहे थे। तो अपने आप में ये बैलेंस बड़ा मायने रखता है किसी लेखक के लिए। तो कमलेश्वर जी ये एक साथ ये दोनों काम कर रहे थे। अब हम आते हैं दूसरे कैरेक्टर, जो इसके मैंने बताया कि पृष्ठभूमि में काम करते हैं, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम कौन थे? जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा थे, और ये पहले ऐसे राजा थे जो विंडसर राजघराने से संबंध रखते थे। इनकी दादी महारानी विक्टोरिया थी। मैंने महारानी विक्टोरिया का इसलिए नाम लिया क्योंकि ये नाम बड़ा सुना हुआ है बच्चों का। यहाँ तक कि आप कभी भी सुनेंगे तो महारानी विक्टोरिया बड़ी फेमस रही हैं, क्योंकि उन्हीं के समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो उनके पोते थे ये। जॉर्ज सप्तम के बेटे थे और जॉर्ज अष्टम इनके बेटे थे। और ये 1911 से 1936 तक राज्य किए। भारत के भी, भाई गुलाम देश था हमारा, तो भारत के भी राजा थे, आयरलैंड के राजा थे, तमाम जो भी गुलाम देश थे उनके ये राजा थे। इनकी प्रसिद्धि बस इसी में है कि इन्होंने हमारे देश पे जो तमाम अत्याचार किए सो किए। इन्होंने जो बंग भंग जो लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, बंगाल विभाजन, उसको आदेश को वापस ले लिया। तो उन्हीं के लिए, उनके स्वागत के लिए तमाम भारत आ रहे हैं। तो भारत में उनके स्वागत 1901 में भारत आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, तमाम लोगों ने इनके प्रसिद्धि में, इनकी स्वागत में रचनाएं की थी। उन्हीं रचनाओं में एक रचना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी किया था। वो वही रचना है जो आज हमारे देश का राष्ट्रगान है, जनगण मन अधिनायक जय है।
ये जो जनगण मन अधिनायक, जो जनता के मन के अधिनायक हैं, स्वामी हैं, उनकी जय जयकार जो कर रहे हैं, ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर इन्हीं की जय जयकार कर रहे थे, जॉर्ज पंचम की। इन्हीं की जय जयकार के लिए वो रचना रची गई थी जो बाद में हमारे देश का राष्ट्रगान बनी। ये हैं जॉर्ज पंचम। अब चूंकि उस दौर में कितने हमारे देश में अत्याचार हुए, शोषण हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भारत का किस तरीके से दोहन हुआ, ये सब इन्हीं के कार्यकाल के समय की बात है, जॉर्ज पंचम के। लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए वो इतने सम्माननीय है, उसी पे व्यंग है। अब आते हैं इस कहानी के पृष्ठभूमि में, क्योंकि जब तक हम कहानी की पृष्ठभूमि हम जब समझ लेंगे, या जब तक नहीं समझे रहेंगे, वो सारी कथाएं हमको ले जाएंगी कुछ दूसरी ओर। इसलिए पहले हम जान जाते हैं कि कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, क्या कहना चाहते हैं कमलेश्वर जी इस कहानी के माध्यम से। जब बंबई से दिल्ली आते हैं कमलेश्वर जी, तो दिल्ली में देखते हैं कि आज भी अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी लोगों के मन में हर एक तरीके से अंग्रेजियत मानसिकता, यानी एक तरीके से जो प्रत्यक्ष गुलामी थी वो दूर हो गई, लेकिन वो मानसिक गुलामी आज तक दूर नहीं हो। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी तरीके के कपड़े पहनना, अंग्रेजी तरीके से खाना खाना, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना, ये सारी चीजें महानता, अच्छाई के प्रतीक बन चुके थे। हम अंग्रेजों से मुक्ति पाकर भी हर तरीके से अंग्रेजों के जैसा बनना चाहते थे। चारों तरफ भ्रष्टाचार का तंत्र फैल चुका था, हर तरफ लूट खसोट मची हुई थी। जो किसी प्रकार से कुछ किसी पद पे पहुंच जाता, वो अपने कई पीढ़ियों का इंतजाम करने लगता। और ये व्यवस्था इतनी, मतलब इतनी जटिल हो चुकी थी, इतनी जटिल हो चुकी थी, इसको तोड़ पाना कठिन था। जो उसको तोड़ने की कोशिश करता वो कहीं गायब हो जाता, उसका कोई अता पता नहीं चलता कहाँ गया। और हर एक वर्ग उसमें लगा हुआ था, पूंजीपति से लेके, नेता से लेके, अधिकारी से लेके, और जो समाज को आईना दिखाए, जो इन लोगों को आईना दिखाए, जो सच को सामने रखे, वो क्या है, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मीडिया, पत्रकारिता। पत्रकारिता भी इन्हीं की ओर मिली हुई थी। बच्चों, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं जो कोई किसी इस साइड से बोलता है, दूसरा दूसरे साइड से बोलता है। अरे भाई, सही क्या साइड क्या है? आप लोगों ने तो एक साइड चुन लिया, चाहे वो गलत करे चाहे सही, आप उसी तरफ बहस करेंगे। तो मीडिया की भूमिका भी उन्हीं में से एक हो गई, यानी कहीं भी हमको सारी चीजें उसी व्यवस्था के अनुरूप दिखाई देते हैं, यानी गरीब के लिए कहीं जगह नहीं और अमीर के लिए हर जगह। तो उसी मानसिकता, वही उसी की, अंग्रेजों के चले जाने के बावजूद भी किस तरीके से अंग्रेजों की मानसिकता, उनकी गुलाम मानसिकता में हम आज भी घिरे हुए हैं, उसका पर्दाफाश, उस चीज को सामने रख के, उसको नंगा करके कमलेश्वर जी इस कहानी के माध्यम से खड़े कर देते। देख लीजिए हमारी सोच क्या क्या है, हमारी जो सोच की सच्चाई है वो इस कहानी के माध्यम से सामने रख देते हैं कि हम आज भी इस गुलाम मानसिकता से उभर के नहीं है। बच्चों, आज नहीं, ये कमलेश्वर जी जब लिख रहे हैं तब नहीं, आज भी आप देखिए कि इस मानसिकता से क्या हम निकल पाए हैं। कोई अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है, अंग्रेजी कपड़े पहनता है, अंग्रेजी यानी इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदता है, इन सारी चीजों को ही तो इस समाज में श्रेष्ठता का सूचक माना जाता है। तो ये क्या दिखाता है, ये क्या दर्शाता है? यही दर्शाता है कि हम आजाद होने के बावजूद भी उस मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं। आइए देखते हैं कहानी में कैसे कैसे ये बातें उभर के सामने आती हैं। इसमें नाक शब्द का बहुत, क्योंकि कहानी का नाम ही है जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम का परिचय हम पा गए। नाक, नाक इसमें मान मर्यादा यानी इज्जत के प्रतीक के रूप में आया है। तो जहां जहां नाक शब्द आएगा आप ध्यान रखिएगा कि ये इज्जत के, प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ द्वितीय अभी भी इंग्लैंड की महारानी है। उनका अभी कुछ मरने का इरादा नहीं है, बहुत लंबा उम्र हो गया उनका। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी, रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या क्या, कब कब क्या क्या पहनेंगी। भाई देखिए, वो इतनी बड़ी महारानी है और वो 3 देशों का दौरा एक साथ करने वाली हैं, भारत, पाकिस्तान और नेपाल का, मतलब आज़ाद होने के बाद आ रही हैं वो देश में। तो उनका तो हर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, सामान्य तो है नहीं वो कि कुछ भी पहन के हमारे आप जैसे चल दिए। तो कब क्या क्या पहनेंगी उसके लिए अलग अलग देश, अलग अलग दिन, अलग अलग सारा कुछ देख के उस हिसाब से उनके कपड़े डिजाइन होंगे, कलर डिजाइन होगा, उसमें सारी चीजें लगेंगी
कि पाकिस्तान में इस समय क्या पहनेंगी, उस समय क्या पहनेंगी, भारत में इस समय क्या पहनेंगे, उस समय क्या पहनेंगे, नेपाल में क्या, कैसे, सारी चीजें। उसका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था कि भाई सारी चाक चौबंद व्यवस्था देख लीजिए, कहाँ रुकेंगी, कहाँ से गाड़ी पकड़ेंगी, कैसे जाएंगी, सब कुछ सुरक्षित तो है ना, इसके लिए। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ चलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यानी अब वो जमाना तो आज़ादी के पहले वाला, जब सेना के साथ लोग चलते थे, वो रहा नहीं। अब तो फौज किसकी है, फोटोग्राफरों की फौज है। तो सारी चीज़ें फोटो में आएंगी, तो जो भी व्यवस्था करनी है ऐसी करनी है कि फोटो में चीज़ें अच्छी आए। आज भी देखिए बच्चों, ये जो सोच है वो आपको आज भी कहीं नेताजी लोग अगर कहीं किसी को एक केला भी गिफ्ट करेंगे तो उस 10 का 10 फोटो खिंचवा लेंगे। किसी गरीब करे, किसी मरीज को एक केला भी गिफ्ट किए 5 रुपए का, तो उसका भी फोटोग्राफी हो जाएगा कि पूरी दुनिया जान जाए कि एक केला दिया है। हम मतलब काम कम और फोटोग्राफी यानी उसका प्रचार, एडवर्टाइजमेंट का जमाना हो गया है। करिए कम लेकिन दिखाइए ज्यादा। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अब देखिए मीडिया पे पहली लाइन लिखते हैं कि जो खबरें, भाई चूंकि वो इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड की मीडिया लिखे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया भी जो वहां छप रहा है उसको अगले दिन यहाँ पे चिपका के छाप रही है। यानी इनके पास भी उनके इन खबरों के अलावा कोई खबर नहीं है। कि रानी एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा आया उस पर। 1 पाउंड में मान के चलिए बच्चों को करीब 80 से 100 रुपए होते हैं, और ये बात उस जमाने की हो रही है। यानी लाखों लाख रुपए का कपड़ा। और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। अब देखिए यहाँ के अखबार ने कि उनके अंगरक्षक कैसे कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनके खाने बनाने वाले कितने बड़े होटल मैनेजमेंट का कोर्स किए होते हैं और कितने लंबे समय का खाना बनाने का अनुभव होता है, कितने ज़्यादा खानसामे होते हैं। यानी उनकी हर एक छोटी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे छप रहा था। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में आ गई थी। अब ये देखिए, मतलब महत्व देने का स्तर ये है कि बड़े से बड़े खबर को दरकिनार करके, जैसे बच्चों आज देखिए मीडिया, इसे क्रिकेट, क्रिकेट का इतना हाइप है हमारे देश में कि अगर किसी दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है और उसी दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का हॉकी मैच हो रहा है, और उस हॉकी मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हॉकी में भी भारत से ताकतवर देश है, तो हरा दिया। और दूसरा क्या हुआ, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच पानी के मतलब पानी बरसने की वजह से नहीं हुआ, तो हमारे देश की मीडिया सबसे ज्यादा टाइम देगी उस खबर को कि बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, उस खबर को नहीं कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हॉकी में हरा दिया। क्योंकि ये मीडिया, ये विज्ञापन का दौर है कि जो अगर हाईलाइटेड है तो उसी के पीछे पड़ जाओ, जिनका नहीं है उनको छोड़ दो। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी खबरों को छोड़ के बस सबको लग रहा है कि रानी की खबर सब लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बस उसी की छापे जा रहे हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, संग इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। देखिए वहां घटनाएं घट रही हैं, लोग यहाँ परेशान हैं। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी यानी दिल्ली में जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते दिल्ली का काया पलट होने लगा। अब देखिए बच्चों, देखते देखते दिल्ली का क्या होने लगा, क्या मतलब, अभी तक यहाँ के नागरिकों के लिए जो चीजें नहीं हो पाई थी वो उनके आने से होने लगी। जो आके चले जाएंगे उनके लिए इतना कुछ होने लगा। जो यहाँ रह के टैक्स भर के मर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से कहा नहीं, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। यानी चारों तरफ साफ सफाई, काया पलट होने लगा। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। अब देखिए, अब हम कहानी के मूल बिंदु पे, उसके क्लाइमेक्स पे आते हैं, जिसके लिए कहानी लिखी गई है। जिस मानसिकता को असल में दिखाना चाहते हैं उसके लिए कोई एक बड़ा माध्यम तो चाहिए। वो क्या था कि दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी।
क्या थी? अच्छा, लेकिन बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जार्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जार्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यानी नई दिल्ली में सब कुछ था, लेकिन उसकी इज्जत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इज्जत तो अंग्रेजों को बेच दी, उस मानसिकता में जीने लगे, इसलिए कह रहे हैं सब कुछ थी नहीं। क्या जार्ज पंचम की नाक नहीं थी? यानी उनका कोई स्टैचू है जिसका नाक टूट गया है या नाक नहीं बन पाई है? तो सब कुछ होने के बावजूद भी उस स्टेचू में नाक नहीं, इसलिए लग रहा है दिल्ली में कुछ नहीं है। यानी जार्ज पंचम की नाक दिल्ली की नाक, यानी उनकी मान मर्यादा और उनकी इज्जत प्रतिष्ठा से बड़ी मानी जा रही है। उधर अलमारी पे देखो। अब देखिए, अब आगे कह रहे हैं कि इस नाक की एक बड़ी दास्तान है। अब इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए। हाँ, चलो तुम जाओ बाहर। इसके लिए बड़े तहलके मचे थे, किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंगे गए थे। बहस इस बात पर थी कि जार्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। ये आंदोलन चल रहा था, जार्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात किए जा रहे थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए? हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर जब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। अब देखिए बच्चों, या जहाँ पे हर मिनट में, हर घंटे में लाखों लोगों के घर लूटे जाते हैं, आग लगा दिए जाते हैं, लाखों लोगं की हत्याएं हो जाती हैं, और सबसे मतलब कहने में संकोच होता है, शर्म आता है, लेकिन सच्चाई है कि देश में लाखों मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो जाता है। उनकी सुरक्षा को छोड़ के एक एक मूर्ति जिसके टूट जाने से किसी की जान नहीं चली जाएगी, उसकी सुरक्षा में लाखों सुरक्षाकर्मी खड़े होते हैं, लाखों जवान उनकी सुरक्षा में खड़े होते हैं, जिस जे निर्जीव चीज के लिए, और जिनकी जिंदगियां तबाह हो रही, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। और वो भी किसके? जिसने हमारे देश को लूटा, जिसने हमारे देश पे अत्याचार किया, उसके लिए पुलिस और फौज खड़ी हो रही है। जो हमारे घर की बहू बेटियां, उनकी इज्जत की परवाह उन्हें नहीं है। उसी जमाने में हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जार्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्ती लगाती रहे, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। अब देखिए, ये था कि जितनी भी अंग्रेजों की मूर्तियां हैं, उनकी नाक को मतलब उनकी स्टेचू को सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए बड़ी फौज लगाई गई। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि फौज के बीच से ही जार्ज पंचम की नाक कहीं गायब हो गई। चलिए, वो तो बात चली गई चल रहा था, लेकिन अब एलिजाबेथ द्वितीय आ रही हैं, और उस समय ऐसी स्थिति हो, वो आए, स्टेचू को देखें अपने पूर्वज के, और वहां पे नाक ही न रहे। अब इससे कैसे बचा जाए? इस समस्या में सब लोग पड़ गए। अब कैसे इस नाक का इंतजाम हो? कह रहे थे कि वहां सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। यानी उनकी इज्जत अगर गई तो हमारी इज्जत, यानी वो उनके इज्जत से अपनी इज्जत को जोड़ के देख रहे हैं। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए, और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वो फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यो तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही, ये समझ लीजिए वही मास्टर मोतीलाल टाइप से, आते उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। मतलब भाई कैसे करना है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए सबकी हालत ऐसी थी। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू हो गए। सभी तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जार्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र दूसरे ने कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क ने फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी का मतलब क्या होता है कि हमारे ऑफिस में कुछ फाइलें बनती हैं, और जिसमें भाई उस मूर्ति के लिए बजट पास हुआ होगा, उसमें घोटाला हुआ होगा, तो उस फाइल कभी खुलेगी तो चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए फाइल ही गायब कर दो।
तो फाइल गायब हो गई है, अब उसकी कोई जानकारी नहीं है। वो कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए, खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार यानी पूरी जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसे मसला हल कर दिया। वो बोला कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। अब देखिए किस चीज़ को पाकर जो जमाना खुशहाल होगा, जाज पंचम की नाक को पाके। और हर एक चीज़ भारत में है, लेकिन किसके लिए है, किन लोगों के लिए है और उससे किसको मिलना चाहिए, ये चिंता उनको है कि वो मूर्ति की नाक लग जाएगी। और हमारा जैसे आज भी देखिए बच्चों, बहुत सारे देश में ऐसे काम होते हैं जिसका बाद में जरूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, लेकिन जिस देश में इतनी गरीबी हो, बदहाली हो, स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति हो, यहाँ बड़ी मूर्तियों को लगाने से किसको कितना लाभ होगा ईश्वर जाने। लेकिन ये है कि आज एक पर्यटन का भी समय है, पर्यटन के लिए भी ये सब चीज़ें की जाती हैं कि लोग देखेंगे, उससे भी पैसा मिलेगा और उस पैसे से सरकार गरीबियों के लिए करेगी। ये भी एक पक्ष होता है, हमें दोनों पक्षों को जानना चाहिए। फिर क्या हुआ है, छोटा सा भाषण फौरन खबरों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों में के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा, उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटका कर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? आप देखिए ये लाइन हमारी पूरी की पूरी संस्कृति के इस दोहरेपन को, इस गुलामी मानसिकता को उगार कर रख दे रही है कि हम सब कुछ अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके रहन सहन। मतलब हम हर एक चीज में अंग्रेजों को ही कॉपी करते हैं, उन्हीं को श्रेष्ठ मान के चलते हैं। तो भैया ये क्यों नहीं? मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अब बात अखबारों तक वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ, कमरे में सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार का, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे, मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे हो उसे उतार लिया जाए। अब देखिए, अब अपनी एकदम से गिरी हुई और गुलाम मानसिकता का यहाँ परिचय हो रहा है कि अपने नेताओं की, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ते लड़ते जान न्यौछावर कर दी, उनकी नाक काट के उसकी ये नाक बनाई जाए जिसने इस देश का शोषण किया, इस देश को लूटा। सबने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण बदहवासी के बाद खुशी की लहर तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार फिर से देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट से मद्रास पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और सरदार भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने बड़ी मुश्किल से बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियां दिखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सबकी नाक बड़ी निकली। बच्चों, मैंने पहले ही बताया कि नाक किसका प्रतीक है? प्रतिष्ठा का, इज्जत का। तो ये क्या बता रहे हैं कमलेश्वर जी? कमलेश्वर जी ये इस मूर्तिकार के माध्यम से बता रहे हैं कि हमारे देश का हर एक नेता उस जॉर्ज पंचम से मान मर्यादा प्रतिष्ठा में बड़ा है, क्योंकि उसने इस देश के लिए जान दिया और इसने इस देश को लूटा है, शोषण किया है। आज हम उस मानसिकता के वजह से उसको श्रेष्ठ मान रहे हैं, क्योंकि हम उनके योगदान को भूल चुके हैं। सुनकर सब हताश हो गए और झुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी कहीं बड़ी बैठती हैं। ये क्या दिखा रहा है कि वो छोटे छोटे बच्चे जो सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में जो अपनी जान दे दिए थे, उन बच्चों की भी नाक जॉर्ज पंचम के नाक से बड़ी है।
यानी उन बच्चों की भी मान मर्यादा प्रतिष्ठा, इस भारत माता के लिए उनका योगदान इतना बड़ा है, उनकी इतनी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि उनका नाक भी जार्ज पंचम की नाक से बड़ा है। जैसे बच्चों कहावतों मुहावरों में प्रयोग होता है ना, नाक कट जाना, मेरी नाक ही नहीं रही, तो ये का मतलब क्या होता है, इज्जत प्रतिष्ठा से। राजधानी हम सब तैयारी थी, जार्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जार्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार थे, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौधा, उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी था, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब ये देखिए, अपने अंतिम स्तर पे लौट गए कि किसी की अगर नाक काट के, यानी यहाँ के किसी एक नागरिक की जान भी लेके अगर उनके उनके नाक लग जाए, वहां पे इज्जत हो जाए, मतलब अपने इस दिखावा में हमको किसी की जान भी लेनी पड़ जाए तो वो दिखावा ज्यादा जरूरी है, किसी का जान कम। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा, सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ हचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जार्ज पंचम की लाट के नाक लग गई। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, सबकी रवाब मतलब उसकी गंदगी निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने न पाए। इस बात का, क्योंकि भाई कुछ दिन की बात है, महारानी आएंगी चली जाएंगी, बस दिखावे के लिए इतना सारा खर्च करना है, इस बात की खबर जनता को नहीं थी। आज ही बच्चों देखिए, किसी बड़े आदमी को आते हैं स्वागत तैयारी, या बड़े लोगों के विवाह में इतने चीजें खर्च हो जाती हैं, इतने खाने बर्बाद हो जाते हैं, जिससे कितने गरीबों का पेट पल जाए और कितनी छोटी मोटी सड़कें और पुल पुलिया बन जाए। जिंदा नाक लाने के लिए उस कमेटी वालों ने से कुछ और मदद मांगी, उसे दे दिया गया, लेकिन इस हिदायत के साथ कि खास दिन पर हर हालत में नाक लग जाए। और वह दिन आ गया, जार्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी कि जार्ज पंचम की जिंदा नाक लगा गई है, यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। यानी अब उस सच्चाई को मीडिया कैसे घुमा के प्रस्तुत कर रही है कि लग रही है जैसे जिंदा नाक, ये नहीं कह पा रही है सच्चाई कि हाँ किसी की नाक काट के लगाई गई है, वो जिंदा नाक है, जिंदा नाक जैसी लग रही है। बात को मीडिया ने सरकार की तरह घुमा दिया। किसी ने लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं कोई किसी उद्घाटन खबर नहीं थी, किसी की कोई फीता नहीं कटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। यानी मीडिया की क्या स्थिति है कि मीडिया उस दिन और किसी खबर को नहीं छापी, सिर्फ इसी खबर में वो रह गई। या तो इसलिए चुप हो गई कि मीडिया को एहसास हो गया अपनी गलती का, और वो खामोश हो गई और इस लाइन के साथ उसके कुछ भी नहीं कहते बना। ये एक रूप उनका आता है। या दूसरा ये आता है कि इस खबर के आगे उनको सारी खबरें छूट गई, वो सिर्फ इसी खबर में को ही प्राथमिकता देते रह गए। तो बच्चों, इस पाठ से कुल यहाँ पे 11 प्रश्न हैं, जो इस पाठ को पढ़ेंगे तो सबका उत्तर आपको मिल जाएगा। इस पाठ में जिस बात को हमने दोहराया है, जिस बात को हम कहना चाह रहे थे, वो जो इसका संदेश है कमलेश्वर जी के माध्यम से, कि आज देश आज़ाद हो जाने के बाद भी, देश आज़ाद होने के इतने समय बीत जाने के बाद भी, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के बावजूद भी हमारी सच्ची मुक्ति, हमारी सच्ची आज़ादी तब होगी जब हम उनकी मानसिक गुलामी से मुक्त हों, उनकी भाषा से मुक्त हों, उनकी संस्कृति से मुक्त हों, उनके प्रति श्रेष्ठता की सोच से मुक्त हों। जब तक हम इन चीज़ों से मुक्त नहीं हो सकते, हम असल में आज़ाद नहीं होंगे। अब बच्चों, हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम आज इन अंग्रेजियत, इस अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त नहीं हुए। ये कहानी जार्ज पंचम की नाक के माध्यम से न सिर्फ यहाँ की जनता बल्कि यहाँ के सरकारी तंत्र की भी उस मानसिक गुलामी को दिखा रही है कि जो उस व्यक्ति जिसने हमारे देश को लूटा, हमारे देश का शोषण किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किया, उसकी नाक की चिंता में ये लोग यहाँ के लोगों की नाक काटने तक को तैयार हो गए।
तो इस पाठ का संदेश स्पष्ट है कि हमको उस मानसिकता को दिखाना चाह रहे थे जिससे हम ग्रसित हैं, और संदेश देना चाह रहे थे कि हमारी असली आज़ादी तभी होगी जब तक हम इस अंग्रेजी मानसिकता से मुक्त नहीं होंगे। बच्चों, इस पाठ में इतना ही, और जो आपकी समस्याएं होंगी ऑनलाइन क्लास में दूर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।